लव योरसेल्फ, यू विल सीरियसली लव योरसेल्फ। मजा आ जाएगा आपको, आपके नोट्स देख के मजा आएगा, लोग दीवाने हो जाएंगे आपके नोट्स के और बोलेंगे यार तुम्हारे नोट्स हमको चाहिए। ये पॉइंट दो। और आप अच्छे पॉइंट्स कैसे दोगे? जब आप उसको रिकॉल कर पाओगे। आप उसे रिकॉल कैसे करोगे? जब आप अच्छे नोट्स बनाओगे। और आप अच्छे नोट्स बनाओगे कैसे? जब आप खुद के लिए सवाल लिखोगे। और आप जब ये खुद के सवाल लिखोगे कब? जब आप इस तरह से नोट्स बनाओगे। इससे क्या होगा ना कि आपके नोट्स छोटे होंगे। ये एब्रिविएशंस यूज करना सीखेंगे नोट्स में और हैबिट डालने बनेंगे। उसके बाद कभी भी आपको रिवाइज करना तो पूरा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं उठाना है, ये उठाना है, ये रिवाइज करना है। अब इतना कर लिया ना तो जॉब डन हो गया चैप्टर। ये वीडियो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं इसके ऊपर है। शॉर्ट नोट्स एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे कई सारे बच्चों को दिक्कत होती है, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन लें और कौन सी इन्फॉर्मेशन छोड़ें। हर उस सवाल का जवाब है ये शॉर्ट नोट्स। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये बताऊंगा कि नोट्स क्यों बनाने हैं, ये भी बताऊंगा किस तरीके से आपको हेल्प करता है। कुछ स्ट्रेटेजीज डिस्कस करूंगा कि आप इफेक्टिवली अपने नोट्स कैसे बना सकते हैं। कुछ और चीज़ें डिस्कस करूंगा कि आप अपने नोट्स को फॉर द एक्टिव रिकॉलिंग कैसे यूज कर सकते हैं। एंड इन द एंड मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि एक्चुअल टेक्स्ट से निकाल के उस चीज़ों को जो मैंने आपसे बताया उसके बेसिस पे कैसे नोट्स बना सकते हैं। अगर आपने इतना कर लिया, बिलीव मी, आपकी बुक रिवाइज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, 25 के लिए कर रहे हैं, 26 के लिए कर रहे हैं, 27 के लिए कर रहे हैं, 28 के लिए कर रहे हैं, इवन उसके बाद के लिए भी कर रहे हैं, या फिर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी स्कूल में हैं, या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। समझते हैं पहले कि शॉर्ट नोट्स क्यों मैटर करता है। पहली चीज, इट हेल्प्स यू टू प्रिवेंट द इंफॉर्मेशन ओवरलोड। क्योंकि जब आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ लिखी होती है। अब आप न्यूज़पेपर बाद में जाके रिवाइज नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? अगर आपने उसके मेन पॉइंट्स एक जगह पे लिख लें तो आप वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा लंबे समय तक रिटेन रख पाओगे, क्योंकि आपके नोट्स में लिखी होगी और आप उसे रिवाइज कर पा रहे होगे। तो ये आपको इंफॉर्मेशन ओवरलोड में हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, शॉर्ट नोट्स इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रिप्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सेकेंड थिंग, इट लीड्स टू द टाइम एफिशिएंसी। यू कैन क्विकली रिव्यू एंड रिकॉल द की कॉन्सेप्ट्स। इससे होगा क्या कि जब आप रिकॉल कर पाएंगे, रिव्यू कर पाएंगे, तो आप कम टाइम में कवरेज ज़्यादा करेंगे। अब कम टाइम में जब कवरेज ज़्यादा करेंगे तो आपके रिजल्ट प्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं। ये गलती मेरी सलाह है कि आप ना करें। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके बाद 5 मिनट लगेगा आपको मुश्किल से, उस 5 से 7 मिनट में अगर आप वो नोट्स के बेसिस पे एक नोट्स बना लेते हैं तो आपको वो टेक्स्ट बार बार उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये नोट्स आपको असिस्ट करेंगे कि आप रिवीजन कर पाए। द साइंस ऑफ रिटेंशन, वाई नोट्स, शॉर्ट नोट्स आर इंपॉर्टेंट, उसके पीछे आपको मैं बताता हूं ये साइंस ऑफ रिटेंशन क्या है। ये साइंस ऑफ रिटेंशन, नोट्स हेल्प यू इन द स्पेस्ड रिवीजन। आपके पास एक 800 पन्ने की किताब है, क्या आप उसे हर 2 घंटे पे रिवाइज कर सकते हो? द आंसर इज नो, क्योंकि आप उसको नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर उस 800 की किताब का आपने 60 से 70 पन्ने का नोट्स बना लिया, तो क्या आप इसको हर 2 घंटे पे अगर मैं बोलूं तो रिवाइज कर सकते हो? द आंसर इज यस। बट ऐसे केस में क्या होता है कि आप आज आपने रिवाइज किया, 1 हफ्ते बाद फिर कर लिया, फिर 1 हफ्ते बाद फिर कर लिया। ऐसे केस में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी कर सकते हो और उसका रिप्रोडक्शन जब जरूरत है आप कर सकते हो। दूसरी चीज, इट हेल्प्स यू इन द एक्टिव रिकॉर्डिंग। अगर आपके नोट्स ऐसे हैं कि आपने एक्टिव रिकॉर्डिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया है, दैट इज थ्रू द कॉर्नेल मेथड, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो फिर मैं आपको बता दूं आपके नोट्स बेहतरीन है। बहुत सारे बच्चे कॉर्नेल मेथड नहीं जानते हैं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कॉर्नेल मेथड का कैसे यूज करके अपने नोट्स को बनाएं। तो इट हेल्प्स यू इन द एक्टिव रिकॉलिंग, आप अपनी चीज़ों को याद रख पाते हैं, और जब आप एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू याद करते हैं तो आप उसे रिप्रोड्यूस भी कर पाते हैं। एंड तीसरी चीज़, आपके सामने पूरा पैराग्राफ लिखा होता है। क्या होता है ना, पैराग्राफ लिखा होता है। अब ऐसे केस में पैराग्राफ वर्ड बाय वर्ड याद नहीं होता। अगर हम इसे पॉइंटर्स फॉर्म में बांट लें, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लें, इसको रिवाइज करना और रिटेन रखना आसान हो जाता है। तभी तो हम ढूंढते हैं ना कि सब पॉइंटर चाहिए, हमें पैराग्राफ नहीं चाहिए। इवन इसीलिए तो यूपीएससी में बोलते हैं ना कि आंसर पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखो, ताकि एग्जामिनर को परेशानी ना हो। अब एग्जामिनर को भी आप आंसर तो नोट्स के फॉर्म में दे रहे हो, पॉइंटर के फॉर्म में दे रहे हो, स्टेटमेंट पैराग्राफ में नहीं दे रहे हो, तो आपके नोट्स भी तो वही चीज है। नोट्स भी आपको एक्चुअली एक प्रॉपर लॉजिकल अरेंजमेंट है आपकी इंफॉर्मेशन का, इन शॉर्ट, ठीक है। एंड सो आप चीजों को जो पढ़ रहे हैं उसको रिटेन करने में
हेल्प करता है आपका शॉर्ट नोट्स। इसके पीछे पूरी साइंस लगती है। आप बार बार टाइमली रिवाइज करते हैं, आप एक्टिवली रिकॉल करते हैं अपने नोट्स के थ्रू, एंड आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइजेबल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, जिसके चलते आप जब याद करते हो तो आपकी विजुअल मेमोरी अच्छी होती चली जाती है, आप चीजों को रिटेन अच्छे से कर पाते हैं। एक ये ज्यादातर बच्चों को ये दिक्कत होती है कि आप के पास इंफॉर्मेशन बहुत सारा है, बहुत कुछ उठा लिया, एंड टू मच इंफॉर्मेशन विल लीड टू दी डिसऑर्गेनाइज्ड नोट्स। ज्यादातर बच्चों के साथ यही है, बना रहे हैं, पता ही नहीं क्यों बना रहे हैं, बस लिखे जा रहे हैं। टीचर की क्लास में गए, बिना सोचे समझे लिखे जा रहे हैं, बट उनको पता नहीं है कि उनके नोट्स का ओल छोड़ क्या है। ये गलती करते हैं। एक टॉपिक उठाया, 10 किताब उठा ली, 10 किताब से लिख डाले, कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए उनको ध्यान ही नहीं है, और ऐसे केस में आपके नोट्स डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। देयर इज द इंफॉर्मेशन ओवरलोड इन द नोट्स एंड यू एंड अप इग्नोरिंग दोज नोट्स। ये हुआ होगा आप में से कई सारे लोगों के साथ। आपने हो सकता है द हिंदू के नोट्स बनाए होंगे या फिर किसी बुक के नोट्स बनाए होंगे, और जब बना रहे होंगे तो आपने सोचा होगा आप इसी से रिवाइज करोगे, और उसके बाद आपने कभी किया ही नहीं होगा। और अगर आप में से कोई बच्चा है जो जिसके साथ ये चीज़ हुई है, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, ताकि दूसरे बच्चे भी जान सके कि ये गलती होती है। दूसरी बात, ये बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। ड्यू टू द लैक ऑफ फोकस यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन द कंटेंट। और जब आप सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट ही नहीं पहचान पाए, ऐसे केस में आप अपने नोट्स सही से बना नहीं पाएंगे। ये प्री कंडीशन है कि आपको अपने नोट्स बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उस कंटेंट का फोकस कहां पे है, वो कंटेंट आपको देना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। उसके लिए अगर जरूरत पड़े तो उसी कंटेंट को उसी टाइम पे दोबारा पढ़ लेना, लेकिन समझने से पहले नोट्स मत बनाना। ज्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं, हमने एक बार रीडिंग की, अब हम पूरा अब हम नोट्स बनाने में लग गए। नहीं, उस कंटेंट को पढ़िए, उसे पूरा समझिए, उसके बाद ही नोट्स बनाइए, चाहे आपको उसके लिए 2 बार पढ़ना पड़े। एंड तीसरी चीज, you don't review long rambling notes are hard to revisit and revise। अगर आपके नोट्स ऑर्गेनाइज नहीं है तो आप इसे आज तो बना लेंगे, लेकिन कल की डेट में इसे रिविजिट नहीं करेंगे। तो डोंट मेक दिस टाइप ऑफ नोट्स। और ये गलती ज्यादातर बच्चे करते हैं। डोंट वरी, इसके बाद आप नहीं करेंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है। कुछ की प्रिंसिपल्स हैं जो नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। पहली चीज, फोकस। You should be able to identify the core concept and ignore distractions। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको आपके नोट्स में जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको समझने का सीधा सा तरीका ये है कि आपने एक जो थ्योरी है आपके सामने, आपने इसे पढ़ा, पढ़ने के बाद यू हैव टू थिंक। ये प्रोसेस है जो ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपके सामने जो भी कंटेंट है, इसको पढ़ने के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि आपने पढ़ा क्या है। होता क्या है कि हमने चैप्टर 6 पढ़ा, लेट्स से कि लक्ष्मीकांत का, या फिर पॉलिटिक्स, लाइक हमने ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ा, और पढ़ने के बाद हमने अपने ब्रेन पे जोर ही नहीं डाला कि हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा। अगर आप ये स्टेप नहीं फॉलो करेंगे तो आप कभी भी एक अच्छा नोट्स नहीं बना पाएंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद गिव 2 to 3 minutes टू थिंक वॉट यू हैव रेड। ये चीज आपके ब्रेन को फोर्स करेगा सोचने के लिए आपने पढ़ा क्या। एंड जो ये आप यहां पे करोगे, आपका जो वो आइडिया स्ट्रक्चर्ड हो रहा होगा, यही आपके नोट्स में जिंदगी डालेगा। आपको ये करना है, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा उसके बाद यू हैव टू थिंक व्हाट यू हैव रेड, एंड दैट इज व्हाट इज द फोकस ऑफ द नोट्स। इट विल गिव यू द कि आपको नोट्स में किस चीज को फोकस करना है। दूसरी चीज, आपको कॉन्साइज लैंग्वेज यूज करनी है एंड मिनिमाइज, अपने वर्ड काउंट्स को मिनिमाइज करना है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे, अब लाइक फॉर एग्जाम्पल ये लिखना है, मैं फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखूंगा, मैं बस इतना ही लिखूंगा। कोई चीज राइज कर रही है, देयर इज द इंक्रीज इन टैक्सेस। बहुत सारे बच्चे ये पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं, मैं क्या करूंगा, टैक्स इंक्रीज। सिंबल्स का यूज करके, एब्रीविएशंस का यूज करके मैं अपने नोट्स को शॉर्ट बनाऊंगा, ब्रीफ बनाऊंगा, ताकि नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा ना हो। पता है क्या होता है, जब नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा होते हैं ना, तो हमारा जो ब्रेन है वो क्या बोलता है, जब टाइम कम बचता है तो बोलता है यार बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, बहुत सारा पेजेस है, अब कैसे रिवाइज करोगे भाई मेरे, वो 1000 पन्ने को खोलने का मन नहीं करता। लेकिन नंबर ऑफ पेजेस कम होते हैं ना, तो साइकोलॉजिकली आपका ब्रेन प्रिपेयर्ड होता है कि हाँ ये मैं पढ़ सकता हूँ।
और उसी चीज के लिए आपको इन चीजों का एब्रीविएशन का और सिंबल्स का यूज करने आना चाहिए। मैं अभी सिखाऊंगा, आपको करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, बने रहिएगा लास्ट टाइम तक। एंड स्ट्रक्चरिंग, आपके अपने नोट्स को यू हैव टू स्ट्रक्चर्ड इट, मतलब कि अगर आपने टॉपिक लिखा है उसके नीचे आपके सब टॉपिक्स होने चाहिए, और इन सब टॉपिक के अंदर भी कोई सब टॉपिक है तो सब टॉपिक आप लिख सकते हैं, सब टॉपिक, ठीक है। लेकिन ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये यहां से आएगा, जब आपने पढ़ा है ना, आपने उस पर सोचा है, तभी आप यहां तक पहुंच पाएंगे। 3R मेथड, रीड, रिकॉल, रिव्यू। जब आप कोई बुक पढ़ रहे हैं ना, तो दिस इज द आइडियल फॉर रीडिंग। व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग, you must read the material carefully to understand it. This is important. ज्यादातर बच्चे जो रीडिंग करते हैं ना, they read it passively. पैसिवली का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द पैसिव रीडिंग? पैसिव रीडिंग में रीड तो कर रहा हूं लेकिन मैं सोच नहीं रहा उस चीज पे। लाइक लेट्स से कि मेरे सामने एथिक्स में पढ़ रहा हूँ, एथिक्स एंड रिलीजन के बीच में अगर डिफरेंस पढ़ रहा हूँ, सब कुछ पढ़ता चला गया लेकिन मैं रीडिंग करता चला गया, मैं ये नहीं सोचा कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। लाइक अगर उसमें दिया हुआ है कि रिलीजन इन्फ्लुएंसेस द एथिक्स बट रिलीजन डज नॉट लीड टू द एथिक्स, irreligious person or you can say an atheist can be moral or ethical person। तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स है तो आपको उस पर सोचना पड़ेगा कि आप पढ़ क्या और ये बताना क्या चाह रहे हैं। तो ऐसे केस में while reading you have to read and you have to think also, दोनों चीजें आपको करनी है। you have to read and after that you have to think also what you are reading। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप इसको करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको रीडिंग में किसी टेक्स्ट को 1 घंटा लग रहा है ना, तो रिकॉलिंग में आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन हम ये 1 घंटा देने को रेडी होते हैं लेकिन ये 5 मिनट देना नहीं चाहते। सोच के देखिएगा, ये सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप 1 घंटा दे रहे हैं, तो उस पर 5 मिनट इसको सोचने पे भी दीजिए। अपने ब्रेन को फोर्स कीजिए, आपका ब्रेन भी स्ट्रांग बनेगा, वो सोचेगा कि आपने पढ़ा क्या है। सो जब आप ये काम करेंगे तो आप एक्टिव लर्निंग में चले जाएंगे, और एक्टिव लर्निंग में के बाद आपको ये करना है, विदाउट लुकिंग यू राइट डाउन द की पॉइंट। जो आपने पढ़ा है उसके की पॉइंट्स लिखिए कि आपने क्या क्या पढ़ा था। ट्राई टू प्रोड्यूस द पॉइंट्स, ट्राई टू प्रोड्यूस द पॉइंट्स। आपने पढ़ा क्या था? इससे क्या होगा, आपका ब्रेन सोचने पे मजबूर होगा। जब आपका ब्रेन सोचने पे मजबूर होगा तो आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा। ये कुछ ऐसा है, आपने देखा ना, नई बाइक आप घर पे ले आओ और उसको रख दो 2 महीने के लिए, स्टार्ट नहीं होगी। एक बढ़िया वाली बाइक, चाहे BMW की ले आना, 6 महीने घर पे रख दो, स्टार्ट मत करना, वो स्टार्ट नहीं होगी। और एक वहीं पे एक फटफटिया ले आना घर पे और उसको डेली चलाते रहना, वो फटफटिया ज्यादा अच्छा काम करेगी उस BMW की बाइक से। क्यों? क्योंकि ये डेली काम कर रही है और वो BMW काम नहीं कर रहा। BMW was learning passively, waiting passively, फटफटिया was working actively। तो आपको वो फटफटिया जैसा काम करना है, ठीक है। तो you have to recall, you have to without looking write down the key points and then आपको अपने नोट्स को रिव्यू करना है, ठीक है। रिव्यू क्या भाई, हमने जो लिखा है क्या पॉइंट रह गया, एक बार दोबारा उसी पे सही निगाह से नजर मार लीजिए, ठीक। अब कोर कॉन्सेप्ट कैसे आइडेंटिफाई करें, जो हमने पढ़ा है ये इंपॉर्टेंट है। तो आप खुद से पूछे कि ये जो मैंने यार पढ़ा इसमें कोर पॉइंट क्या है, किस चीज के अराउंड है ये टॉपिक। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि कोर कॉन्सेप्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कोई आपके सामने पैसेज, अब इसको पढ़ने के बाद रुक नहीं जाना है, खुद से पूछो कि व्हाट इज द मेन पॉइंट, ये क्या बताना चाह रहा है, व्हाट डज इट सिग्निफाई, इसका बेसिस क्या है, क्यों लिखा गया है, ये लिखा ही क्यों गया है, ये किसके बारे में है, ये खुद से पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। देन यू कंडेंस द इंफॉर्मेशन टू द ब्रीफ स्टेटमेंट्स एंड इन द लास्ट यू मस्ट फोकस ऑन द मोस्ट एसेंशियल आइडियाज, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। कोर कॉन्सेप्ट मतलब आप अपने से बेसिकली सवाल पूछने हैं कि ये किसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसको क्यों इसने रखा हुआ है, यहाँ पे दिया ही क्यों है ये आप खुद से पूछिए। आप खुद से जब ये सवाल पूछने लगेंगे ना तो आप समझ पाएंगे उसके अंदर का कॉन्सेप्ट, एंड उसके बाद उसके मेन स्टेटमेंट्स उसमें आपको निकाल लेना है। उसके अराउंड जो आपने कोर कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई किया, इसके अराउंड जो एक्सप्लेनेशंस हैं दे फॉर्म दी बॉडी ऑफ योर नोट्स। क्योंकि नोट्स तो हम बना रहे हैं ना, उसका मेन कोई टॉपिक होगा,
इसी के अराउंड तो इसके टॉपिक्स होंगे। ये हो गया तो ये हो जाएगा। आइए समझते हैं। नोट्स बनाते समय you have to understand that you have to always include and the keywords and you have to focus upon the keywords. Keywords क्या होते हैं? They are the strategic words that captures the core concept and main ideas. Ethics आज की डेट में जैसा यूपीएससी का पेपर बना, इट इज बिकमिंग द गेम ऑफ द कीवर्ड्स। जैसे कि लेट्स से कि अगर मेरे सामने एथिक्स है, ठीक है, मोरालिटी है, ये दो चीजें हैं। अब मुझे डिफरेंस मैंने पढ़ा तो पहला कीवर्ड तो यही हो गया ना कि दिस इज बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल एंड दिस इज बेस्ड अपॉन द सोसाइटल और अ ग्रुप। ठीक है, जब स्पेसिफिकली डिफरेंस की बात आती है तो उस टाइम पे ये कीवर्ड इसके लिए बन गया, डिफरेंस बताने के लिए। तो जब मैं डिफरेंस के बारे में लिख रहा हूँ तो मैं ये इंक्लूड करूंगा। ठीक है, सो दिस बिकम द कीवर्ड कि मेन डिफरेंस तो ये चीज मेरे को बता देगा, उसके आगे तो अलग कहानी है, दूसरी चीजें एग्जांपल्स अलग हैं, बट मेन कीवर्ड इसका ये हो गया इस टाइम पे। ठीक है, कीवर्ड्स हेल्प यू इन ट्रिगरिंग द एसोसिएशन बिटवीन द वर्ड्स। तो आप इफ यू विल सी दिस वर्क्स एज द 3-part सिस्टम, आइडेंटिफाइंग कीवर्ड, यूजिंग देम एज ट्रिगर्स एंड बिल्डिंग एसोसिएशन। आपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए, यू हैव आइडेंटिफाइड द कीवर्ड्स। ठीक है, अब आप इसकी लिंकिंग दिखाते चले जाओ। कीवर्ड 1, की 2, इससे क्या लिंक है, की 3, इससे क्या लिंक है। ये जो एसोसिएशन दिखा रहा है ना, अब इसका किसी से लिंक होगा, हो सकता है की 4। इनके बीच का रिलेशन दिखाते चले जाओ, आपके नोट्स अपने आप बनते चले जाएंगे। दिस इज वेरी सिंपल, ये मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कैसे करने, उसमें से किन वर्ड्स को लिखना है, कैसे करना है। ठीक है, अगर आप डिजिटल नोट्स बना रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप उसमें विजुअल इमेजेस भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप टेक्स्ट में बना रहे हैं, तो आप वो इमेजेस बनाइए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आर्टिस्टिकली करने लगते हैं, वो मत करिए, बट वो इमेजेस बनाइए जैसे कि लाइक लेट से एक रिवर दिखानी है मेरे को, यहाँ पे जो भी चीज़ें दिखानी है, एंड जो इमेजेस हैं वो जो दिखाना है, लाइक लेट से पॉपुलेशन लीड्स टू पॉवर्टी। एक स्टेटमेंट ये मैंने लिख दिया, एक स्टेटमेंट ये था पॉपुलेशन लीड्स टू पॉवर्टी। मैंने क्या किया, अपने कीवर्ड में मैंने विजुअल एलिमेंट ऐड कर दिया थ्रू दिस डायग्राम। मेरे को किसी चीज़ का फीचर बताना है, मैंने क्या किया, 1 2 3 4, दिस इज एक्चुअली एडिंग द विजुअल एलिमेंट टू योर नोट्स इफ यू आर मेकिंग इट ऑन द पेन एंड पेजेस। अदरवाइज अगर आप वैसे बना रहे हैं लाइक डिजिटल नोट्स बना रहे हैं तो आप नेट से भी इमेजेस निकाल कर अपने नोट्स में रख सकते हैं। सो लाइक दिस यू हैव टू इंश्योर कि आपके जो नोट्स बना रहे हैं इसमें आपको मेन टॉपिक हो, देयर इज द सब टॉपिक, एंड इस सब टॉपिक में जो रिकॉर्डिंग डिटेल्स हों। तो टॉपिक्स को हमने बांट दिया, इसके चंक्स डिसाइड कर लिए। यानी कि अगर लाइक लेट्स से कि मैं कोई टॉपिक बना रहा हूं तो अब इस टॉपिक में मुझे क्या क्या इंक्लूड करना है मैं पहले डिसाइड कर लूं। व्हाट आर द थिंग्स, लाइक व्हाट इज इट, व्हाट इज इट्स रिलेवेंस एटसेट्रा। एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक लेट्स से इंटीग्रिटी का सवाल है, इंटीग्रिटी। तो अक्सर अगर देखा गया यूपी पीसीएस में, स्टेट पीसीएस की बात कर रहा हूं, कि मीनिंग पूछते हैं या फिर हाउ टू फॉस्टर द इंटीग्रिटी, व्हाट इज इट्स रिलेवेंस इन इंटीग्रिटी एंड हाउ इंटीग्रिटी इज हेल्पिंग द वीकर सेक्शन। तो ये चीजें तो मेरे नोट्स में होनी चाहिए। ठीक है, अभी कुछ टाइम से मैंने यूपीपीसीएस का भी एथिक्स वाला पेपर एनालाइज करा था, तो उनके जो भी यूनिट 3 के सवाल है ना, इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। डेफिनेशन, फॉस्टर कैसे करना है, रिलेवेंस क्या है, वीकर सेक्शन को कैसे हेल्प करता है। तो मेरे नोट्स में ये होना चाहिए जब मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं नोट्स को बनाते वक्त ये भी ध्यान में रखूंगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं। अब मेरे को डिसाइड हो गया कि मेरा मेन टॉपिक, सब टॉपिक, सब टॉपिक, सब टॉपिक, सब टॉपिक, अब इसमें इसकी डिटेल्स में ऐड कर दूंगा। सिंपल, बढ़ते हैं। कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि सर डिजिटल बनाए कि फिजिकल बनाए। ये इंटायरली इट्स योर चॉइस।
कुछ बच्चे डिजिटली साइवी होते हैं, दे उनकी बचपन से हैबिट है डिजिटल नोट्स बनाने की, तो गो फॉर डिजिटल। अगर आपकी पेन पेजेस बनाने की हैबिट, पेन पेजेस पे बनाने की हैबिट है, देन यूज द पेज एंड पेन। पर्सनली आई रिकमेंड द नोट्स मेकिंग एज अ फिजिकल नोट टेकिंग इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द डिजिटल नोट। डिजिटल नोट्स बना के ऑर्गेनाइज करना तो आसान है, लेकिन इन द एंड आपका जो एग्जामिनेशन है वो पेन एंड पेपर वाला है। तो जब आप पेन एंड पेपर वाला एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके नोट्स भी वैसे ही होनी चाहिए, तो आपकी लिखने की हैबिट पड़ती है। आप एक्चुअल पेन यूज करते हैं तो उसका वो फायदा है, बट डेफिनेटली कुछ जगह पे डिजिटल नोट्स के अपने एडवांटेजेस हैं। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं। मैं होता तो मैं फिजिकल नोट्स को प्रिफर करता, बट आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें से खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ टाइम सेविंग टेक्निक्स है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। एब्रीविएशन सिंबल, एब्रीविएशंस क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल की जगह हमने ईजी लिख दिया, दैट इज की जगह हमने आई लिख दिया। सिंबल्स जैसे हम ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, तो मैं आपको कुछ लिस्ट दिखा रहा हूं एब्रीविएशंस की, आप जो यूज कर सकते हैं अपने नोट्स में। ये देखिए, जैसे विथ के लिए बहुत जगह पे ऐसे या ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। विदाउट के लिए WO यूज कर सकते हैं, बिटवीन के लिए BW यूज कर सकते हैं, स्पेशली के लिए ESP। इससे क्या होगा ना कि आपके नोट्स छोटे होंगे। ये एब्रीविएशंस यूज करना सीखे अपने नोट्स में और हैबिट डालिए इन चीज। एब्रीविएशंस नहीं है, एब्रीविएशन आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। लाइक अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं एथिक्स एंड रिलीजन के ऊपर, मैंने अपने लिए उस टॉपिक के दौरान एथिक्स के लिए E एंड R के लिए, रिलीजन के लिए R डिसाइड कर लिया, दैट इज माय एब्रीविएशन। मुझे जरूरत नहीं है तो किसी और को दिखाने की। भाई मेरे को पता है ना, E का मतलब एथिक्स है, R का मतलब रिलीजन है, दैट्स इट, आई एम डन, जॉब इज डन। मेरा नोट छोटा बनना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, दैट इज के लिए IE, नेमली के लिए विज, एटसेट्रा के लिए ETC, अप्रोक्सीमेटली के लिए अप्रोक्स, ईयर के लिए YR। सिमिलरली गवर्नमेंट के लिए आपने देखा होगा ना, बहुत जगह पे GOVT लिखते हैं, डिपार्टमेंट के लिए DEPT लिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ORG लिखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एडमिन लिखते हैं, डेवलपमेंट के लिए DEV, इकोनॉमी ECO, पॉपुलेशन POP। हमने पूरा नहीं लिख रहे, पॉपुलेशन को POP लिख रहे हैं, तो होगा क्या कि छोटा हो जाएगा मेरा नोट्स। इन्वायरमेंट के लिए ENV, बहुत जगह पे आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे ये यूज करते हैं, मैं भी अक्सर मेरे नोट्स में आपको ये मिलेगा। टेक्नोलॉजी के लिए TECH, मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट हम पूरा नहीं लिखते हैं, MGMT लिखते हैं, क्योंकि क्यों, पर्पज क्या है, नोट्स छोटा होगा, टेक्स्ट छोटे होंगे। अगर मेरे वर्ड्स छोटे होंगे तो मेरे नोट्स कम पेजेस में बनेंगे, कम पेजेस में बनेंगे तो मैं उसे रिवाइज टाइमली कर पाऊंगा, टाइमली रिवाइज कर पाऊंगा तो जरूरत पड़ने पे रिप्रोड्यूस भी कर पाऊंगा। बिकॉज BC बिफोर B4, देख रहे हैं ये वाला सिंबल बना ले, लीड्स टू, इट रिजल्ट्स इन, इससे इसका रिलेशन, therefore, hence, vs, versus, and, at the rate, equal to, more or less, significant, since, because, increase के लिए हमने symbols यूज देखिए, symbols का कैसे यूज कर रहे हैं, increase, decrease, fall, मनी के लिए डॉलर यूज कर लिया, रुपए यूज कर लिए, नंबर के लिए US में हैशटैग यूज करते हैं। तो अगर आपको नंबर 1 लिखना है तो बहुत जगह पे आपको ऐसे दिखेगा, नंबर 1। बहुत बच्चे ये भी लिखते हैं, परसेंटेज, पूरा परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं, परसेंटेज लिखिए, प्लस माइनस, अप्रोक्सीमेटली, इंपॉर्टेंट, अटेंशन, कोई क्वेश्चन डालना है, व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क, ताकि आप याद कर पाए अपने नोट्स में। इन सारी चीजों का भी यूज करना आपको सिखाऊंगा। इसी तरीके से सिंबल्स के बारे में दिखाता हूं, ठीक है। हो सकता है आपको ये प्रॉपर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बता दूं, इक्वल्स के लिए इक्वल यूज करते हैं, नॉट इक्वल के लिए ये, अप्रोक्सीमेटली के लिए ये यूज करते हैं, सम के लिए ये, रूट के लिए ये, इनफाइनाइट के लिए ये, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, परसेंटेज, द चेंज। इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं देयरफॉर, बिकॉज ये PDF मैं शेयर कर दूंगा, बल्कि टेलीग्राम चैनल UPSC प्रीलिम्स विद नीलेश पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप इन एब्रीविएशंस को देख सकते हैं, ठीक है। टाइमलाइन वगैरह दिखाने के लिए कि ये इससे लीड कर रहा है, ऐसे लीड कर रहा है, एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप पॉइंटर्स के फॉर्म में यूज कर सकते हो। कोई ये चीज़ कंप्लीट हो गई, ये कर लिया, इसका क्रॉस कर लिया, लीड्स टू, लॉन्ग पीरियड, लंबा पीरियड दिखाने के लिए यूज कर लिया, इंटरचेंज्ड, ठीक है, रिजल्ट्स इन, ये कोई चीज़ के चलते कोई चीज़ हो रही है तो ये दिखा दिया, ठीक है, कोई मर गया दिखा दिया, ठीक है।
ये इस तरह से आप इन चीज़ों को दिखा सकते हैं। कई पॉइंट कई बार आप लिख रहे होते हैं, आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही होती है, बनाते हैं ना आप उसके ऊपर स्टार मार्क। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। नो स्क्रीन अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। दीज आर द एसेंशियल नोट में टेकिंग सिंबल्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एथिक्स से मैंने लिया है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू वाइल मेकिंग द नोट्स, आप अपने खुद के एब्रिविएशंस, अपने खुद के सिंबल्स बनाइए। बट एक चीज़ यहाँ पे कंडीशन है कि आप ये इंश्योर कर लें कि जो भी आप ये एब्रिविएशन सिंबल्स बना रहे हैं, कीप द यूसेज कंसिस्टेंट। अब कहीं पे आप एटीटी के लिए एटीट्यूड वर्ड यूज कर रहे हो और एटीटी के लिए कहीं पे और वर्ड यूज कर रहे हो, तो फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। डोंट डू दैट। ठीक है, तो जैसे मैंने एथिक्स है, मैं एथिक्स के नोट्स बनाऊं तो एटीट्यूड के लिए मैं एटीटी यूज कर रहा हूं, इंटीग्रिटी के लिए आई कैन यूज आईएनटी, एप्टीट्यूड के लिए एपीटी, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए ईएमओ, सिविल सर्विसेज वैल्यूज के लिए सीवी। तो मैं जब भी ये वर्ड्स आएंगे मैं इतना लिख दूंगा, मेरा काम हो गया। तो मेरा स्पेस घटेगा ना, मेरे को पता है इसका क्या मतलब है। बस इतना मुझे ये करना है कि फर्स्ट टाइम जब मैं एटीट्यूड वर्ड यूज कर रहा हूंगा तो मैं इस तरह से लिख दूंगा, एटीट्यूड एटीटी, इंटीग्रिटी आईएनटी, और उसके बाद कहीं पे भी उस पूरे पेपर में इंटीग्रिटी यूज होगा, आई विल बी यूजिंग आईएनटी। एंड इनफैक्ट पूरे नोट्स बनने के बाद आप चाहें तो लास्ट में, या फिर जो भी आप एब्रिविएशन बनाते जा रहे हैं, एक पेज आप उसका फिक्स करना लास्ट वाला, और वहां पे वो एब्रिविएशन नोट करते जाना। बाई चांस आप भूल गए तो वो अपना उठाएंगे, आप देख लेंगे हाँ भाई इसका एब्रिविएशन मैंने बना रखा है, इसका एब्रिविएशन ये है। इससे क्या होगा, आपके नोट्स कंसाइज होते चले जाएंगे। अब उसके बाद अब एटीट्यूड है, मेरे को लिखना है पॉजिटिव एटीट्यूड, तो मैं क्या करूंगा, एटीटी लिख रखा है, इसको मैं बोल दूंगा पॉजिटिव एटीट्यूड। क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, दैट इज लीडिंग टू द पॉजिटिव एटीट्यूड, प्लस हो रहा है उसमें। नेगेटिव एटीट्यूड, मैं एटीटी लिखा, नीचे चला गया। अब मैं पूरा सोच के देखो, आप देखना, मैं आपके सामने एक चीज आपको दिखा रहा हूं। मेरे को लिखना है नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। जस्ट थिंक, एक मैंने ये लिखा आपके सामने एटीट्यूड, ठीक है, और एक तरफ मैंने ये लिखा एटीटी, दैट्स इट, खत्म। किसमें ज्यादा टाइम लगा, कौन कम स्पेस लिया, टाइम भी कम लगा, स्पेस भी कम लगा, और मेरे को समझ में भी आ रहा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है, बैलेंस इन इंटीग्रिटी। तो मैंने भैया आईएनटी लिखा और उसके अराउंड एक बैलेंस दिखा दिया, दैट्स इट। लॉस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, पूरा लिखने की जरूरत क्या है, लॉस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। डिक्लाइन इन सिविल सर्विसेज वैल्यू, डिक्लाइन इन सिविल सर्विसेज वैल्यू। तो इस तरीके से अगर मैं इनको यूज करूंगा ना, तो मेरे नोट्स सिंपल बनेंगे, मेरे अकॉर्डिंग बनेंगे, और मुझे जो लॉजिकल इंटरकनेक्शन बनाने के चलते मेरा ब्रेन अच्छा काम कर रहा होगा। लिखते समय ये चीज़ अगर मैंने वर्ड्स में लिख दी तो एग्जामिनर को मजा आ जाएगा। अब ये देखो, एटीट्यूड लीड्स टू बिहेवियर, मैंने क्या क्या एटीट्यूड के लिए क्या एब्रिविएशन बनाया था, एटीटी, बिहेवियर के लिए बनाया था बीच, एटीट्यूड लीड्स टू बिहेवियर, दैट्स इट। मुझे पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसे केस में होगा क्या, आपके नोट्स बनेंगे सिंपल। इमोशनल इंटेलिजेंस विथ इंटीग्रिटी, तो सीधा सा मतलब है ना, ईएमओ प्लस आईएनटी, इमोशनल इंटेलिजेंस विथ इंटीग्रिटी लीड्स टू अ, लेट्स से कि मोरल सोसाइटी, हैप्पी सोसाइटी, दैट्स इट। वैल्यूज इंक्लूड्स एथिक्स, क्रिटिकल एप्टीट्यूड पॉइंट, देयरफॉर मोटिवेशन, देयरफॉर लिखते हैं ना, देयरफॉर मोटिवेशन क्लैमोटी। तो इस तरीके से अगर आप कॉम्बिनेशन यूज करके अपने नोट्स बनाओगे तो आपके नोट्स छोटे बनेंगे, रिवीजन करने में हेल्प होगा, और यू विल एंड अप इन मेकिंग वेरी शॉर्ट नोट्स। और वो नोट्स आपको हेल्प करेंगे कि आप कम टाइम पे ज़्यादा अच्छा रिवीजन कर पाओ, मल्टीपल रिविजन्स कर पाओ। ठीक है, अब आते हैं कॉर्नेल मेथड। दिस इज द आइडियल नोट्स मेकिंग टेकिंग टेक्निक। ठीक है, दिस इज आइडियल फॉर द क्लासरूम, बट अगर आप नोटबुक भी पढ़े हो तो भी ये हेल्प करेगा। व्हाट इज द कॉर्नेल मेथड? कॉर्नेल मेथड ये कहता है कि जो भी आपका पेज है इसको 3 पार्ट में बांट लो। ठीक है, दिस इज फॉर योर ओरिजिनल नोट्स, this place is for summary,
दिस प्लेस फॉर इज फॉर योर क्वेश्चंस। समझिएगा क्या होता है, आप किसी क्लास में हैं, कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है, आपने जितना समझ में आया, जो कुछ समझ में आया, आपने यहां पे लिख लिया है, ठीक। अब क्लास खत्म हो गई, आप घर आए एंड उसके बाद ब्रेन से इस नोट्स को देखा, टीचर ने जो पढ़ाया था उसके बारे में सोचा और सवाल लिखना शुरू किया इसके बेसिस पे कि भैया मेरे को इस चीज़ में क्या चीज़ है, व्हाट इज सोशियोलॉजी, ये तो मुझे पता होना चाहिए। लाइक लेट्स से कि सोशियोलॉजी का क्लास था एंड उपेंद्र सर या महापात्रा सर या कोई और सर ले रहे थे क्लास, या फिर हो सकता है मैं ले रहा हूँगा, ठीक है। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी, मुझे याद आया कि सर ने डिस्कस किया था व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, तो आई विल राइट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन मार्क। मैं ये नहीं लिखूंगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑफ सोशियोलॉजी, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने कितना लिखा, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। सर ने डिस्कस किया था क्रिटिसिज्म ऑफ सोशियोलॉजी, लेट्स से, तो मैं डिस्कस करूंगा, सीधे लिखूंगा क्रिटिसिज्म, व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। अब मेरे सामने इससे रिलेटेड यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है, इसकी एक लास्ट में मैंने 1-2 लाइन की अपनी समरी बना के डाल दी। फर्स्ट टाइम में तो मैं यही पढ़ूंगा, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा अपने नोट्स को देखूंगा। अब मैं ये नहीं पढ़ूंगा, इस बार मैं यहां पे आऊंगा और पूछूंगा खुद से, ब्रेन को बोलूंगा भैया व्हाट इज सोशियोलॉजी, क्या है सोशियोलॉजी, इसकी क्या डेफिनेशन थी, क्या था मेरे दिमाग में। अगर मुझे याद आ गया तो ठीक है, थोड़ी देर सोचूंगा, अदरवाइज मेरे सामने मेरे नोट्स हैं। अगर मुझे याद आ गया तो मैं अगले सवाल पे चला जाऊंगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। फिर मैं सोचूंगा, सवाल मैंने लिख रखा है कि कौन कौन से मेरे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, दीज आर द ट्रिगर पॉइंट्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। मैं पॉइंटर्स याद करने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 पॉइंट्स लिखे थे, मेरे को 4 पॉइंट्स याद है, इसका मतलब मैं 6 पॉइंट्स भूल लाऊंगा। जब 4 पॉइंट्स में वो याद कर लूंगा, मेरे दिमाग में आ गया, लेकिन मेरे 6 पॉइंट नहीं आ रहे, उसके बाद मैं नोट्स को देखूंगा, उसके बाद क्रिटिसिज्म। अच्छा, इनिशियली इसमें करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी, लेकिन जब आप ये रेगुलर बेसिस पे करने लगेंगे ना, 1-2 बार तो दिक्कत होगी क्योंकि आदत नहीं है और आपको याद भी नहीं है, लेकिन उसके बाद होगा क्या कि आप को ये चीजें कब याद हो जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। होता है ना, आपने देखा होगा क्लास में बच्चे सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो प्रोड्यूस को नहीं कर पाते पॉइंट्स, क्योंकि वो ऐसे नोट्स बनाते ही नहीं है। टीचर ने पढ़ाया, हम सारा कुछ ये कर गए, बट हमने अपने ट्रिगर पॉइंट्स तो सोचे ही नहीं, हमने ये सोचा ही नहीं कि इस टॉपिक में था क्या, हमने उसके से रिलेटेड सवाल बनाए ही नहीं, तो सवाल से हमने खुद से सवाल किए ही नहीं, उन सवाल को हमने किया नहीं, तो हमारे दिमाग में उन आइडियाज की स्ट्रक्चरिंग हुई नहीं, और उन आइडियाज की स्ट्रक्चरिंग हुई नहीं तो हमको वो याद ही नहीं रहा, और हमको वो याद ही नहीं रहा तो हम कैसे रिप्रोड्यूस कर पाएंगे एग्जामिनेशन में, और जब हम एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो एग्जामिनर हमें कैसे नंबर दे पाएगा। वो भी तो बेचारा मजबूर है कि आप अच्छे आंसर्स लिखो तो नंबर देंगे, वो तो बैठा है आपको नंबर देने के लिए। शर्त इतनी है कि आप उसको अच्छे पॉइंट्स दो, और आप अच्छे पॉइंट्स कैसे दोगे, जब आप उसको रिकॉल कर पाओगे, और आप उसे रिकॉल कैसे करोगे, जब आप अच्छे नोट्स बनाओगे, और आप अच्छे नोट्स बनाओगे कैसे, जब आप खुद के लिए सवाल लिखोगे, और आप जब ये खुद के सवाल लिखोगे कब, जब आप इस तरह से नोट्स बनाओगे। ठीक है, जैसे ये था नोट्स, इंटीग्रिटी, हमने कोई क्लास की इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी बिटवीन थॉट एंड एक्शन, 3 पिलर्स, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ethics in governance ensures public trust, efficient service delivery, responsible decision making, moral aptitude equal to ability to make ethical decisions। इसके बेसिस पे हमने बाद में समरी लिख ली थी। अब पहली चीज बता रहा है, इंटीग्रिटी इज द कंसिस्टेंसी बिटवीन थॉट एंड एक्शंस, 3 पिलर्स, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। तो व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी, मैंने अपने लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख लिया। ऑल्दो ये भी अपने आप में बड़ा है, तो आप इतने लिख सकते हो खाली, की प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स, क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। ठीक है। एथिक्स इन गवर्नेंस इंश्योर्स, हाउ डज एथिक्स रिलेट टू गवर्नेंस, ये उनके लिए है जिनको ये छोटा लिखने की हैबिट नहीं है, अदरवाइज एथिक्स इन गवर्नेंस इंश्योर्स क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मोरल एप्टीट्यूड, डेफिनेशन, डेफ,
क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। ये बन गए 3 क्वेश्चन, छोटे छोटे वर्ड्स यूज किए मैंने, ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स यूज किए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब जब भी मैं जाऊंगा, पहली बार में तो ये लिखा था, दूसरी बार में मैं केवल इनको देखूंगा, इनसे याद करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे आज नहीं तो कल की प्रिंसिपल्स याद हो जाएंगे। तो अगली बार जब यूपीएससी का पेपर होगा तो वो की प्रिंसिपल्स मैं लिख पाऊंगा, मेरा आंसर अच्छा होगा ही होगा, कैसे नहीं, क्योंकि मैं अच्छे आंसर लिख रहूंगा। मैं दिमाग से वैसे नहीं लिख रहूंगा, मैं एक्चुअल आंसर्स लिख रहूंगा जो आपकी किताबों में दिया होगा। किताबों में वो दिया होगा जो आप प्रोफेसर ने अपने ब्रेन से डाला होगा। प्रोफेसर के ब्रेन का ही लिखोगे ना तो नंबर उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। These are some of the mistakes that you must avoid. बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, डोंट कॉपी वर्ड फॉर वर्ड। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो वर्ड बाय वर्ड कॉपी करते हैं, ये नहीं करना है। पूरा लाइन जो ऐसा लिखा है, माउंटेन्स इन इंडिया आर स्पेक्टुकुलर, अरे इसकी जरूरत ही क्या है भैया, है स्पेक्टुकुलर, हमको पता है। वो चीजें तो आपको लिखनी ही नहीं है, उसके फीचर्स लिखने थे, उसके एग्जांपल्स लिखने थे, आप पूरा वर्बेटिम लिख दिया। सो डोंट कॉपी वर्ड फॉर वर्ड, ये गलती आप ना करें। दूसरी चीज, डोंट स्किप ऑर्गेनाइजेशन, हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। बहुत सारे बच्चों के नोट्स में कोई स्ट्रक्चरिंग नहीं होती, ये दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर नोट्स बना रहा हूं यूसीसी पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो मुझे इसका एटलीस्ट व्हाट इज इट डेफिनेशन पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस कहां पे है ये मुझे पता होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ये मुझे पता होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ये मुझे पता होना चाहिए, कोई की रिपोर्ट है या कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट है तो ये पता होना चाहिए। मैं खुद क्या कंक्लूड करना चाहता हूं, मैं एग्जामिनेशन के टाइम पे कंक्लूड नहीं करूंगा, मैं पहले से डिसाइड कर लूंगा कि क्या मुझे कंक्लूजन में करना है, ये मैं पहले से डिसाइड कर लूंगा। वो अलग बात है कि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज इस हिसाब से है कि वो चाहती है कि तुम वही कंक्लूड करो, तो देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट मुझे पहले से पता होना चाहिए कि क्या कंक्लूजन होना चाहिए। एक सही कंक्लूजन ये है कि द चेंज शुड नॉट बी ड्रास्टिक, इट शुड बी स्लो, क्योंकि लोगों को अपनी कोर वैल्यूज में चेंजेस लाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप पेरिफेरल वाली चीजें तो चेंज कर सकते हो तुरंत, टेक्नोलॉजी और सारी चीजें, लेकिन जो कोर उनकी वैल्यूज हैं, जिस तरह से वो रहते आए, उसको चेंज करने के लिए आपको यू हैव टू टेक दैट लाइक द होल कम्युनिटी अलोंग। तो दैट इज अ बैलेंस्ड अप्रोच, तो ये आपको करना है। सॉरी, ठीक है। सो ये मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे, देन इट विल लीड टू द इफेक्टिव स्टडिंग एंड द प्रॉपर रिटेंशन ऑफ द मटेरियल। तो डोंट डू दीज ऑल मिस्टेक्स, आप ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। और नोट्स बनाने के बाद यू हैव टू कीप ऑन रिफाइनिंग देम। ऐसा नहीं है कि नोट्स बन गया देन दैट इज द फाइनल, हो सकता है आपको उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू पता चले कल के डेट में, और इसीलिए एडवाइजेबल होता है कि आप सिंगल पेजर नोट्स बनाएं। सिंगल पेजर का मतलब ये है कि अगर मैं लाइक A4 शीट में ले रहा हूं तो मैं आगे पीछे ना लिखूं, मैं सिर्फ एक शीट पे लिखूं, ताकि अगर मुझे इसमें कुछ ऐड करना है ना तो मैं पीछे लिख सकूं। और अगर आपने आगे और पीछे लिख रखा है तो फिर स्टिकी नोट्स आप यूज कर सकते हैं अपने नोट्स बनाते वक्त। तो यहाँ पे भाई कोई पॉइंट है मैं ऐड करना, मैंने स्टिकी नोट्स ऐड कर लिए, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हल्का सा स्पेस लेके वहाँ पे एक पेज स्टेपल कर दिया या फिर ग्लू लेके चिपका दिया, वो कर लिया, कुछ भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज दैट मेरा पर्सनल एडवाइस है कि एक पेज छोड़ दें, एक पेज में नोट्स बनाते रहें। इससे क्या होगा, कभी भी आपको कितने भी पॉइंट्स ऐड करने आपके पास सफिशिएंट प्लेस होगा, ठीक है। एंड यू हैव टू रेगुलर रिव्यू योर नोट्स। आप अगर अपने नोट्स पढ़ने के बाद ना अगर आप उसे रिवाइज नहीं करें तो वो नोट्स आपके लिए वेस्ट हो जाएंगे। नोट्स जो कि आप ऑलरेडी शॉर्ट बना रहे हैं, आपने इस हिसाब से बनाया कि इट इज बेस्ड अपॉन द एक्टिव रिकॉलिंग, तो आपको उससे एक्टिवली रिकॉल रेगुलर बेसिस पे करते रहना पड़ेगा, तभी आपको वो पॉइंट्स भी याद रहेंगे। अगर आपने वो चीज नहीं किया तो आप गलती करेंगे, आपके वो नोट्स वेस्ट होंगे। डोंट डू दैट मिस्टेक। नोट्स बनाया तो उसे कम से कम एक महीने में एक बार तो लास्ट रिवाइज जरूर कर लेना। नोट्स इतना हमने बड़े बनाए ही नहीं होंगे, उसका एक सिंपल सा तरीका है कि संडे अपना रिजर्व रख लो कि भैया जो भी नोट्स बना रखे उसे रिवाइज करेंगे। सिंपल, हर संडे नोट्स रिवीजन के लिए डेडिकेट कर दो, आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलती रहेगी, ठीक है। नोट्स यू हैव टू इंटीग्रेट डेली। नोट्स एक दिन में नहीं बनते हैं, नोट्स के लिए आप जो पढ़ते चले जा रहे हैं उसके साथ ही साथ नोट्स बनाते चाहिए। और वो सबसे बेस्ट टाइम होता है जिस टाइम पे पढ़ो उसी टाइम पे उसके नोट्स बना लो, पढ़ के समझ के अपनी समझ के अकॉर्डिंग जो भी है वो बना लीजिए।
गलती क्या करते हैं बच्चे कि भाई हम बनाएंगे, अब हम 10 महीना हो गया, अब हम नोट्स बनाना सीखेंगे। नहीं, एक काम आप ये जरूर कर सकते हैं कि मैं नोट्स बनाऊंगा, सेकंड रीडिंग में बनाऊंगा, वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो मुझे पूरी बुक की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, तो मुझे हर एक लाइन बाय लाइन लिखना नहीं पड़ेगा, वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन उससे ज़्यादा डिले नहीं करना है कि सेकंड रीडिंग में तो जरूर नोट्स आपको बना लेना, ताकि थर्ड रीडिंग के लिए आपको पूरी बुक नहीं खोलनी पड़े। ठीक है, सो मेक योर नोट्स क्लियर एंड स्पेसिफिक, फॉर्मेटिंग होगा सबको सही होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। ठीक है, आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए कि आपको इंप्लीमेंट करना है, जैसे मैंने बताया था, स्टार्ट यूजिंग शॉर्ट नोट्स इमीडिएटली। कैसे एब्रीविएशन सिंबल्स का कैसे यूज करना है, ये चीज़ें मैं अभी दिखाता हूँ आपको, वो चीज़ें करनी है। एंड यू मस्ट ट्राई द डिफरेंट टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स आपको जो मैंने बता रहा हूँ आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो मैंने बताया वो अपने आप में बेस्ट है, बट क्या होता है ना कि वन शू फिट ऑल वाला अप्रोच नहीं वर्क करता कई बार, तो आप उसमें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब मैंने टायर तो बना दिया, अब जिसने टायर फर्स्ट टाइम बनाया होगा तो उसने तो ये सोच के थोड़ी बनाया होगा कि BMW के लिए वो ये टायर यूज होगा या फिर इंडेवर में यूज होगा। उसने तो ये सोच के बनाया था दिस इज अ टायर जो कि भैया फ्रिक्शन कम करेगा, गाड़ी चलाने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसीलिए तो बनाया था ना उसने टायर। अब सब हर कंपनी ने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया, अब भी मॉडिफाई कर लो इस आइडिया को। एंड कीप ऑन रिफाइनिंग एंड अपडेटिंग योर नोट्स। ये अब है आपके सामने एथिक्स एंड रिलीजन का टॉपिक। टाइम फॉर कि जो मैंने आपको बताया मैं उसके आपको नोट्स बना के दिखाऊं। समझते हैं, ये एक टॉपिक है एथिक्स एंड रिलीजन। दिस इज टेकन स्ट्रेट फ्रॉम द इग्नू से मैंने ये टेक्स्ट उठाया है, पढ़ता हूं आपके सामने। एथिक्स हैज नो नेसेसरी कनेक्शन विथ एनी पर्टिकुलर रिलेशन। तो मुझे एक चीज समझ में आ रहा है कि रिलीजन और एथिक्स में कोई भी रिलेशन पर, नो पर्टिकुलर रिलेशन, कोई एग्जैक्ट रिलेशन नहीं है, ये मेरे को ये चीज बता रहा है। हाउएवर इट इज समटाइम आर्ग्यूड दैट विदाउट गॉड और एथिक्स, without God or religion, ethics would have no point, and therefore insofar as God or religion is in question, so is ethics. सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि बिना भगवान और रिलीजन के एथिक्स का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, सो एथिक्स, गॉड और रिलीजन आर ऑलवेज इन क्वेश्चन एंड एथिक्स भी इसीलिए क्वेश्चन में आता है। दिस इज एविडेंटली अनएक्सेप्टेबल। Although belief in God and religion can be an added reason for our being moral, it is not necessary to relate it to God or to any religion. ठीक है, तो मेरे को ये चीज बता रहा है कि गॉड और रिलीजन कैन बी एडेड रीजन, किस चीज के लिए, बीइंग मोरल, या फिर अगर मैं मोरल वर्ड यूज कर रहा हूं तो फॉर बीइंग एथिकल। मतलब अगर आप गॉड या भगवान में मानते, गॉड या रिलीजन में मानते हो, तो ये माना जा सकता है कि भैया यू कैन बी एथिकल, इट कैन बी एन एडेड एडवांटेज, एडेड रीजन कि भैया तुम एथिकल हो सकते हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है। घुमा फिरा के ये तीनों चीजें अभी तक यही बता रहे, दे डोंट हैव अ नेसेसरी कनेक्शन। ठीक है, द फैक्ट दैट ethics exist in all human societies shows that ethics is a natural phenomena that arise in the course of evolution of social, intelligent, long-lived mammals who possess the capacity to recognize each other, and तो ये mammals जो intelligent human beings हैं, they recognize each other and they remember the past behavior of others. ठीक है, तो पास्ट बिहेवियर रिमेंबर करते हैं, तो सोशल कोऑपरेशन के लिए ही एथिक्स बना है। एंड एथिक्स इज इवॉल्विंग, कैसा इवॉल्विंग, सोशल इवोल्यूशन, यहां पे मुझे साफ साफ दिख रहा है। क्रिटिक्स ऑफ रिलीजन सच एज मार्क्स एंड नीत्शे, दे शो रिलीजन एज ए प्रोफाउंड सोर्स ऑफ रिलीजियस सोशल कन्फर्मिटी। रिलीजन इज अ सोर्स ऑफ सोशल कन्फर्मिटी एज ए मीन्स ऑफ मेंटेनिंग द स्टेटस को एंड मेंटेनिंग पीपल कन्फाइंड टू देयर एग्जिस्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक पोजिशंस। येट देयर इज अनदर फेस ऑफ रिलीजन। तो बेसिकली ये चीज ये बता रहा है व्हाट इज रिलीजन, इट इज टू फेस। रिलीजन के दो फेस हैं, वन इज द नेगेटिव, अदर इज द पॉजिटिव। नेगेटिव के बारे में किसने बोला, मार्क्स ने बोला, सिटजेन ने बोला, और पॉजिटिव के बारे में बोला विच सजेस्ट दैट रिलीजन मे बी ए प्रोफाउंडली लिबरेटिंग फोर्स इन इंडिविजुअल लाइफ्स एंड इंपॉर्टेंट फोर्स फॉर सोशल चेंज। अब मैं इसके नोट्स आपको बना के दिखाता हूं। ठीक है, पहली चीज, इस टॉपिक से मुझे इतना समझ में आ गया कि इसको क्लियर कर देते हैं, ऐसे बांट देते हैं कॉर्नेल मेथड के। चलिए कॉर्नेल मेथड से बनाते हैं।
ठीक है, ये मेरी नोटबुक थी, ये बट गई। जो आर्टिकल मैंने पढ़ा मुझे ये बता रहा है कि रिलीजन एंड एथिक्स के बारे में रिलेशन बता रहा है। व्हाट इट इज शोइंग, एथिक्स एंड रिलीजन, इसके बारे में बता रहा है। क्या चीज बता रहा है, इंडिपेंडेंस एंड इन्फ्लुएंस अपॉन ईच अदर, या फिर यू कह लीजिए रिलेशन, इनके रिलेशन बता रहा है। हाउ आर दे रिलेटेड। मैं जाऊंगा पहला कीवर्ड देखूंगा, दे हैव नो नेसेसरी कनेक्शन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या बोलेंगे, दे हैव अ नेसेसरी कनेक्शन। मैं पहले ही लिख दूंगा नो नेसेसरी कनेक्शन, ये मेरा कीवर्ड है। ठीक है, अब यहां पे मुझे अगर एथिक्स के लिए ई वर्ड यूज करना है और रिलीजन के लिए आर एब्रीविएशन यूज करना है, तो मैंने यहीं पे डिसाइड कर लिया। अब एथिक्स कहीं पे भी आएगा तो मैं ई लिखूंगा, रिलीजन आएगा तो मैं आर लिखूंगा। ठीक है, मैंने यहां पे लिख लिया, इसका मतलब ये है, इट मीन्स एथिक्स इज नॉट रिलीजन, रिलीजन इज नॉट एथिक्स, पहली बात। सेकेंड थिंग, एथिक्स इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द रिलीजन। ठीक है, तो मैं ये बोल दूंगा एथिक्स इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन, यही तो बोला है दूसरा स्टेटमेंट। अब ये बात हम कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, एथिक्स वाइट इज इंडिपेंडेंट, तो मैं इसको एग्जांपल से जस्टिफाई कर सकता हूं। एथीस्ट कैन बी एथिकल, बन रहा है, उसी में से निकल के आ रहा है, उसी में से ये निकल के आ रहा है। और ये नोट्स जो आप बना रहे हैं ना, आपको ये इंश्योर करना है कि आप बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनाएं। अब मेरे को एक चीज इसमें ये दिख रही है कि आई रिमेंबर इट इज टॉकिंग अबाउट अ नेचुरल इवोल्यूशन, इट इज टॉकिंग अबाउट एन इंटेलिजेंट लॉन्ग लिव्ड मैमल, it is talking about they are remembering the past and behavior of others, and that is why the ethics has evolved. Ethics exists in all human societies, shows that this is a natural phenomena. तो मैं डालूंगा ethics social evolution. हाउ, कैसे, इंटेलिजेंट मैमल रिमेंबरिंग पास्ट मेमोरीज, so what they want, they want the social cooperation, and social cooperation leading to the evolution of ethics. देख रहे हैं आप कितने आराम से प्यार से अच्छे नोट्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये चीजें आ गई, हमने सारे पॉइंट्स लगभग इंक्लूड कर लिए। अब लास्ट में पॉइंट था रिलीजन, एक था निगेटिव या फिर निगेटिव लिख सकते थे, एक था पॉजिटिव रोल ऑफ रिलीजन। ये था नेगेटिव रोल के बारे में कौन कौन बात कर रहे थे, मार्क्स, नीट्जे, ये लोग क्या कर रहे थे, इट्स लीड्स टू वाई। आपने केवल कीवर्ड लिखना है, सोशल कंफर्मिटी, स्टेटस को, काहे का, सोशल एंड इकोनॉमिक, यही तो था ये। कीपिंग पीपल कन्फाइंड टू द एक्सटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशंस, सोशल कंफर्मिटी, स्टेटस को एंड दिस। येट देयर इज अनदर फेस ऑफ रिलीजन, वन विच सजेस्ट दैट religion may be a profoundly liberating force. So it is a liberating force in regional lives and important force for social change. ठीक है, तो एक liberating force है एंड सोशल चेंज में ये हेल्प कर रहा है।
लिबरेटिंग फोर्स प्लस सोशल चेंज। ये बन गया मेरा नोट्स। ये रिवाइज करना आसान है, सोच के देखिएगा। मैंने क्या किया, मैंने बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स, ये आसान है कि ये आसान है, आपको भी जवाब पता है। आप सोच के देखिए, इनर बोर्ड पे आते हैं। अब इतना सामने लिखा हुआ है, मैं ये कभी भी रिवाइज कर सकता हूं। अब कोई बच्चा आएगा ना, मतलब उस रिलेशन पूछेगा उससे, तो दुनिया भर की चीजें लिखेगा। लेकिन अगर आप ये लिखोगे ना, मार्क्स का नाम लिखोगे, इनका नाम लिखोगे, पास्ट मेमोरी, सोशल कोऑपरेशन, लिबरेटिंग फोर्स की तरह वर्क करता है रिलीजन, इट ब्रिंग्स द हेल्प्स असिस्ट लीड्स इट लीड्स इन द असिस्टेंस ऑफ द सोशल चेंज, एथिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल आप दिखाने के लिए, लाइक एथिस्ट कैन बी एथिकल, इस तरह के आप चीज़ें लिखोगे ना, एग्जाम्पल्स लिखोगे, तो आप ये इग्नू से उठा के सीधे दे रहे हो। ऐसे केस में आपको दूसरे बच्चे से हमेशा ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इधर उधर का बोल बच्चन से नंबर नहीं मिलते, कंटेंट से नंबर मिलते हैं। कंटेंट आपके नोट्स में होने चाहिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस बनाने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, एथिक्स एंड रिलीजन कनेक्शन, क्वेश्चन मार्क। मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा, नो नेसेसरी कनेक्शन, क्वेश्चन मार्क, क्या है कनेक्शन इनके बीच में। अगली बार आऊंगा तो मैं जब क्वेश्चन देखूंगा ना कि मैं रिवीजन के टाइम पे, तो मैं ये इधर का देखूंगा, लेफ्ट वाले का, इनका कनेक्शन क्या है भाई, सोचूंगा उस पर, ठीक है। दूसरी चीज, पहला चीज तो मैं इस क्वेश्चन के बारे में सोचूंगा, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन देन एथिक्स सोशल इवोल्यूशन, मैं कह रहा हूं ना, हाउ व्हाट, किस तरीके से हम कहते हैं कि एथिक्स हैज इवॉल्व सोशली, क्वेश्चन मार्क। एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में आना चाहिए, तभी तो पॉइंट्स लिखोगे। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तीसरी चीज, रिलीजन निगेटिव पॉजिटिव, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे है, ब्रैकेट में लिख दो थिंकर, क्योंकि मेरे को यहां पे थिंकर का नाम याद होना चाहिए। दैट्स इट, इतना बन गया मेरा क्वेश्चन शॉर्ट में। कितना टाइम लगा, सोच के देखिए। समरी में लिख देना अपना कंक्लूजन वगैरह जो भी इसके बेसिस पे है, कि दे आर नॉट they are independent but yet they keep on influencing each other, that is a different thing। तो वो लिख दिया कंक्लूजन वगैरह वाली जो चीजें, बन गए आपके नोट्स। इससे ज्यादा नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, दुनिया भर की चीजें लिखते हैं, इसलिए गलती करते हैं, इसलिए हमारे नोट्स खराब बनते हैं, इसलिए बहुत बड़े बनते हैं। आपको ये गलती नहीं करने है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये है पीआईबी का आर्टिकल गिलोय पे। आई बिलीव ये दिख नहीं रहा होगा, ये दिख भी नहीं रहा है, तो चलो इसे हम रहने देते हैं। एक नोट्स मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, चैप्टर 10 फ्रॉम द फंडामेंटल ड्यूटीज, लक्ष्मीकांत से, ठीक है। आते हैं इस पे, बनाते हैं। अब लक्ष्मीकांत का चैप्टर है फंडामेंटल ड्यूटीज। मैंने सबसे पहले ये लाइन खींचनी है, फिर ये लाइन खींचनी है, और मेरे सामने ये किताब है एम लक्ष्मीकांत की। चैप्टर मैं पढ़ता जा रहा हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो रख लीजिए। दो द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स आर कोरिलेटिव एंड इंसेपरेबल, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड ओनली द फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज। ये चीज़ पहला स्टेटमेंट बता रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है, मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटी वी आर नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके आगे पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट फील इट नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर दे इनकॉर्पोरेटेड द ड्यूटीज ऑफ द स्टेट इन कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपी लेटर 1976। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इन 2002 वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड। ये पूरा स्टेटमेंट में मेरे को क्या काम का है, ये मुझे पहली बात कहाँ से पता चलेगा, मुझे पीवाईक्यू से पता चलेगा। और ये इसमें से अगर मुझे निकालना है तो मेरे को क्या पता होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी पहले मैंने लिख लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज एफडी। अब कहीं भी आएगा फंडामेंटल ड्यूटी तो मैं एफडी ही लिखूंगा, ठीक। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, नो। 42nd अमेंडमेंट हुआ,
1976 में, ठीक। एंड मुझे एक बात पता है कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड, देन we had another amendment in 2002, then we have the 11 fundamental duties। ये हमने कर दिया, सिंपल, पूरा पैराग्राफ आ गया, इसी में पूरा पैराग्राफ समाया हुआ है, कुछ नहीं करना। इतने में आपने पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया, खत्म हो गया, इससे ज़्यादा पूछ ही नहीं सकता, हम सारा लिख दिया। समझे नोट्स कैसे बनते हैं? सिंपल है, आपको बस ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कहाँ से इंस्पायर्ड है, कब इंक्लूड हुआ, ये सारी चीज़ें ही तो इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। अगला पैराग्राफ, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल यूएसएसआर, नोटेबली नन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, France, Germany, Australia, and so on specifically contains a list of duties of citizens. Japanese constitution is perhaps the only democratic constitution in the world which contains a list of duties of citizens. तो मेरे को क्या पता चल रहा है? Inspired by erstwhile USSR। उसके बाद ये बता रहा है कि कोई भी मेजर डेमोक्रेटिक कंट्री का फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट नहीं है एक्सेप्ट जापान। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? फंडामेंटल ड्यूटी नॉट ए पार्ट ऑफ मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज एक्सेप्ट जापान। दैट्स इट, माई जॉब इज डन। 2 पैराग्राफ, काम खत्म। अगला है स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन। मेरे को बस इतना पता होना चाहिए कि किस कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए को रिकमेंड किया था। रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी। ये पूरा आप लिख लीजिएगा, ये पूरा लिखना, एसएससी मत लिखना नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। तो रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी, इससे ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक। उसके बाद आएंगे लिस्ट। लिस्ट मैं पूरी लिख सकता हूं, अदरवाइज इस लिस्ट को भी आप शॉर्टन कर सकते हैं, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड ये वर्ड बाय वर्ड अगर आप लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या होता है स्टेट पीएससी में स्पेशली आपको रिकॉग्नाइज करने के लिए देता है और बोलता है कि भैया ये कौन सा है। तो आप चाहे तो वर्ड बाय वर्ड लिख लें, अदरवाइज इसको भी आप शॉर्टन कर सकते हैं। उसमें भी जो मेन कीवर्ड्स हैं, जैसे कि पहला फंडामेंटल ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो ये जनरल बात है, तो आपने नेशनल फ्लैग लिख दिया, नेशनल एंथम लिख दिया, आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये 5 वर्ड लिख दिए। अगर आपने अपने नोट्स में ए में तो समझ में आ जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ भी लिखा तो उसके अराउंड ही लिखेगा, ठीक है। अब टू लाइक ये वाला जो है ई वाला, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन, तो डिग्निटी ऑफ वीमेन करके टिक कर दिया, इसका सीधा सा वही मतलब है, तो आप इस हिसाब से भी इसको शॉर्टन कर सकते हैं। अब आते हैं इसके बाद लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिस्ट में जब आप 11th पे आएंगे तो आपको ये मेंशन जरूर कर देना है, इट वाज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या फिर आप इसे 86th यहीं पे लिख देना, यहां पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है उस, लेकिन 11th वाले पे लिख देना 6 to 14 86th। तो उससे क्या होगा, आपको ये याद होगा कि कौन सा 86th के थ्रू ऐड हुआ था 2002 में। अब आते हैं फीचर्स पे, ठीक है। फीचर्स पे लिखा हुआ है कि सम ऑफ देम आर मोरल ड्यूटीज वाइल अदर्स आर द सिविक ड्यूटीज। फॉर एग्जांपल, चेरिशिंग noble ideals and freedom struggle is a moral precept and respecting constitution, national flag and national anthem is a civic duty। तो मैं सीधे लिखूंगा मोरल प्लस सिविक, इससे ज्यादा नहीं लिखूंगा। दैट इज द कीवर्ड, सम ऑफ देम आर मोरल, सम अदर आर द सिविक, सिविक इतना लिखूंगा। इससे ज्यादा लिखने जाऊंगा तो फिर तो मैं पूरी बुक ही लिख लूंगा ना। They refer to such values which have been a part of Indian tradition, mythology, religion and practices. In other words, they essentially contain just the codification of tasks integral to the Indian way of life। तो आप लिख सकते हैं in general इसके लिए they are simply the codification of Indian way of life। देख रहे हैं
कितना सिंपल है नोट्स बनाना। अनलाइक सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स विच एक्सटेंड टू ऑल पर्सन्स वेदर फॉरेन सिटीजन और फॉरेनर, फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली एंड डू नॉट एक्सटेंड टू फॉरेनर्स। तो आप यहां पे सीधे लिखेंगे सिटीजन्स, यस, फॉरेनर्स नो, दैट्स इट। ये इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। यही है शॉर्ट नोट्स की टेक्निक। आपने क्या किया, आपने सारे, आप सोच के देखिए कितना 3 स्टेटमेंट, आप बस उसके जगह अगली बार आप इतना रिवाइज करोगे। डी, लाइक द डीपीएसपी द फंडामेंटल ड्यूटीज आर ऑल्सो नॉन जस्टिसाइबल, यानी कि नॉन जस्टिसेबल। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड दियर डायरेक्ट एनफोर्समेंट बाय द कोर्ट्स, इसका यही मतलब है। मोreover देयर इज नो लीगल सैंक्शन अगेंस्ट दियर वायलेशन, नो लीगल सैंक्शन ऑन वायलेशन, बस सिंपल। However, the parliament is free to enforce them by suitable legislation. Parliament can enforce by law or legislation. बस आप सोच के देखिए, पूरा आपका एक पेज इतने में आ गया, कीवर्ड्स आ गए, जितने पॉइंट्स थे वो सारे आ गए, आपका काम हो गया। अब यहां पे क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, अब यहां पे लेफ्ट में मुझे लिखना है क्वेश्चन, ठीक है। अब एक चीज और, अच्छा, स्वयं सिंह कमेटी वाले पैराग्राफ में एक चीज और मेंशन थी, इट वाज इन द पार्ट 4 एंड आर्टिकल 51A। तो पार्ट 4A आर्टिकल 51A ये जरूर लिख लेना, क्योंकि इस पे सवाल बन जाते हैं। विच पार्ट, अब आपको याद कैसे रखना है, विच पार्ट ये इंपॉर्टेंट है, विच आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, यस या नो, ठीक है। विच अमेंडमेंट, ये क्वेश्चंस है, इस पे सीधे सीधे सवाल आते हैं, कौन सा अमेंडमेंट में आया था, 42nd 44th, क्या क्या लोग गलती कराते हैं, तो आपको ये सवाल लिखने पड़ेंगे, ठीक है। हाउ मेनी इनिशियली, कितने थे पहले, विच वॉज एडेड लेटर, विच अमेंडमेंट विच वॉज एडेड लेटर, recommended by committee, list A B C D E F, ये पूरा 11 तक आप बना लोगे, एंड फीचर्स A B C D एंड द समरी। अब इतना कर लिया ना, द जॉब इज डन, हो गया चैप्टर, लाइक फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आप समझ रहे हैं, ये इस तरह से बनाएंगे ना तो आपका 1 से 1.5 पन्ने से ज़्यादा का फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नोट्स नहीं बनेंगे। उसके बाद कभी भी आपको रिवाइज करना है तो पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं उठाना है, ये उठाना है, ये रिवाइज करना है, रिवाइज होता रहेगा। बाकी जो भी कमी होगी वो आपकी जो टेस्ट पेपर्स आप देते होंगे उससे हो जाएगा कवर। और ये अगर आपने कर लिया, बिलीव मी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत आसान हो जाएगा। आपका कोई भी टॉपिक, इस तरह से अगर आपने नोट्स बना लिए, आपका कोई भी टॉपिक आपको परेशान नहीं कर पाएगा। इस तरह से अप्लाई करके देखो यार, यू विल बी नाउ एम्पावर्ड टू मेक द सुपर कूल नोट्स। बहुत अच्छे नोट्स बनाएंगे, यू विल लव योरसेल्फ, यू विल सीरियसली लव योरसेल्फ। मजा आ जाएगा आपको, आपके नोट्स देख के मजा आएगा, लोग दीवाने हो जाएंगे आपके नोट्स के और बोलेंगे यार तुम्हारे नोट्स हमको चाहिए। याद कब हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और किसी एक बच्चे के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि नोट्स बनाने की जो दिक्कत है ना वो बहुत बच्चों को है, उन बच्चों तक ये नोट्स, ये वीडियो पहुंचा देना, ताकि वो भी समझ पाए कि नोट्स एक्चुअली बनाने कैसे होते हैं। और अगर आपको चीज समझ में आओ, अगर आपको नोट्स एक्चुअली समझ में आओ कि नोट्स में किन चीजों पे ध्यान देना है, तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन की जो आपने सीखा हो। आपने जो भी इस वीडियो को से सीखा है, प्लीज मेंशन अ समरी कि आपने क्या क्या सीखा है इस वीडियो से। उससे क्या होगा कि आप, पहली चीज एक्टिव रिकॉलिंग यही हो जाएगी, आपको किन चीजों का ध्यान रखना होगा, एंड दूसरे ध्यान रख पाएंगे। दूसरी चीज, आप दूसरे बच्चों को भी आप अपने मैसेज के थ्रू एक कम्युनिकेट कर पाएंगे कि वो किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपका कोई सजेशन है कि हम ये भी कर सकते हैं, डू पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लुक इनटू इट एंड आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो ऑन दैट। सो दिस वाज ऑल फॉर नाउ। डू लाइक द चैनल, डू लाइक दिस वीडियो, डू कमेंट,
do share this video with one of your friend and do subscribe. Thank you very much.